What are endocrine hormones? Any one of you will like to tell me? यार जवाब दे दिया करो, आवाज आ रही है ना मेरी? सही है. So these सर hormones, एंडोक्राइन ऑर्गन्स और एंडोक्राइन हार्मोन्स पर बेस्ड पूरा सिस्टम है, उसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं. yes, very good. These hormones are secreted directly into the blood. पहली बात, are secreted directly into the blood. अब आप लोगों के लिए ये बात वाकई बहुत आसान या एक बच्चों वाली बात होगी कि यार ब्लड में तो हार्मोन सिक्रीट होते ही हैं, बट देयर इज अ सेपरेट सिस्टम जो कि एक्सोक्राइन हार्मोन्स पे बेस कर रहा होता है. और एक्सोक्राइन हार्मोन्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में ऐड नहीं होते, बल्कि डक्ट्स या डक्ट सिस्टम्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक एरिया में वो एंटर होते हैं. ठीक है. सो हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज ये लोग कवर करते हैं. एंड दीज आर द ट्रिकी थिंग्स. देखें, हम सबको पता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाता है, हम सबको पता है टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, बट द थिंग इज कि जो चीजें ट्रिकी हैं और जो चीजें मुश्किल होती हैं उनके ऊपर से सवाल ये बनाते हैं जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू मेक आउट अ लेआउट. हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर हम सबसे पहले एंडोक्राइन हार्मोन्स को डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में. डज एनीवन ऑफ यू नो कि हाउ डू वी डिवाइड द एंडोक्राइन हार्मोन्स? कोई अच्छा बच्चा, कोई गंदा बच्चा, कोई भी मुझे एक्सोक्राइन नहीं, एंडोक्राइन हार्मोन, चले स्टीरॉयड हार्मोन्स और यस कंटिन्यू. वेरी गुड. लोकेशन. चले यही था. सबसे पहले proteins. There are 3 types of steroid hormones. The first type is proteins. The second type is steroids. दूसरी टाइप क्या है? Steroids. Steroids वो जो हैं जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं. And the third type is, who will tell me? It is amines. अब प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स के आगे हम ब्रैकेट में एक चीज लिख लेते हैं ताकि समझने के लिए. They are composed of amino acids. Amino acids, except, who will tell me except one amino acid? Except tyrosine. इनकी जो कंपोजिशन है अमाइनो एसिड से है, लेकिन इसके अंदर टायरोसिन एडेड नहीं होता. ये भी एक एमसीक्यू है. स्टीरॉइड्स, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, खसूसन स्टीरॉल के डेरिवेटिव्स हैं, और ये एक स्पेसिफिक टाइप का कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी में होता है. एंड अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड व्हिच इज नोन एज टायरोसिन. टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं. नाउ इन द नेक्स्ट कलर आई विल लाइक टू ऐड द एग्जांपल्स ऑफ दीज हार्मोन्स. हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉइड्स हैं, जो अमाइंस हैं, या जो प्रोटीन्स हैं? कैन एनी वन ऑफ यू ऐड अ बिट? कोई अच्छी बात इसमें ऐड करना चाहे कोई बच्चा? अहमद, काइंडली म्यूट योर माइक इफ यू आर नॉट टॉकिंग, काइंडली म्यूट इट. ठीक है. सो पहली बात बेटा देखें, अब सर म्यूट है. ओके. ये कोई परेशानी की बात नहीं है. नॉट अहमद मोइन बल्कि मोहम्मद अहमद अमजद. ही इज अनदर अहमद हु हैज जॉइंड टुडे. ओके. टायरोसिन अमाइन डेरिवेटिव्स में बेटे 4 हार्मोन्स है. देयर इज नो फिफ्थ. द फर्स्ट वन इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. They are not exactly endocrine hormones, but they act in some ways as an endocrine hormone, इसलिए इसको हम ऐड करते हैं गाइटन के मुताबिक. And the second one are T3 and T4. इसके अलावा कोई और हार्मोन टायरोसिन का डेरिवेटिव नहीं है. Steroid hormones, can anyone of you tell me? स्ट्रेस हार्मोन. कॉर्टिसोल. Aldosterone, cortisol, and androgens and estrogens. Now androgens के अंदर बहुत एक नाम आता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. So testosterone is an androgen. Basga, please mute. And in the female, सर मेरा तो म्यूट ही था. and in the female, अच्छा लड़ाई ना करो, कोई बात नहीं, कह ही देता है बंदा. And in the females, estrogen and progesterone. तो ये 4-5 नाम हैं जो कि हमारे पास आते हैं स्टीरॉइड हार्मोन्स में. प्रोजेस्टेरॉन
and progesterone and estrogen are collectively known as estrogens and they are definitely the female sex hormones. अब इनको मैंने पहले इसलिए लिखा, देखो कॉलम मैंने शुरू लेफ्ट साइड से किया था, बट आई ऑप्टेड टू राइट द अमाइन एंड स्टेरॉइड्स बिफोर हैंड. उसके पीछे एक रीजन है कि इन 9 हार्मोन्स को छोड़ के जितने हार्मोन्स आपके दिमाग में आते हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं. हम लिखना शुरू करते हैं. ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. डू नॉट वरी, हम इंडिविजुअली हर हार्मोन को देखेंगे. डू नॉट वरी. कैल्सिटोनिन, ये मशहूर नाम. इसके अलावा कोई और नाम रहता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन. हैव यू हर्ड अबाउट द नेम्स? सोमैटोस्टैटिन. और कोई चीज आपके जहन में आता है? कोई और नाम? प्रोलैक्टिन. वेरी गुड. ऑक्सीटोसिन. सर मेलानिन भी. वेरी गुड. यस, मेलानिन. कौन बोला है? एक्सीलेंट. अलीजा है आई गेस. जवेरिया है. वेरी गुड, जवेरिया. अब आप लोगों की बातें थोड़ी सी ज़ाहिर है कंफ्यूज हो जाती है, लोग ज्यादा हैं. सो दीज ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स. ओके, दीज ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. अब इसके अंदर हमने एक एक एंटिटी देखनी, क्योंकि जब वो सवाल करेगा ना, अभी आपको ये टेबल खत्म हो जाएगा ना 10 मिनट में, उसके बाद आपको समझ आएगी कि ये मैंने आपको पढ़ाया क्या है. सो द नेक्स्ट थिंग, वी विल चेंज द कलर एंड इन दैट कलर वी विल राइट द प्रोडक्शन साइट. क्या लिखना चाहेंगे हम? प्रोडक्शन साइट इन द सेल, नॉट इन द ग्लैंड. ये तो हमें भी पता है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से आता है, एल्डोस्टेरोन जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड से आता है. प्रोडक्शन साइट इनसाइड द सेल. इन द सेल ये कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? प्रोटीन्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया. ना यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इनकी जो लोकेशन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. स्टेरॉइड्स, वेयर आर द स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस्ड? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड वेयर आर दीज टू फॉर्म? अब इन दोनों को मैंने पॉइंट्स बना के अलग अलग लिखा है. याद रखिएगा, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में मैं बात पहली करूंगा, T3 T4 के बारे में अगली बात करूंगा. एपी एंड नॉरएपी आर फॉर्म्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अलबत्ता T3 and T4 they are produced in the thyroid follicle on a protein known as, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? Known as thyroglobulin. Very good, Anush. You got a bit late. I've typed it already. Thyroglobulin. Very good. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. The first point represents epinephrine and norepinephrine, and the second point will represent T3 and T4. Now, अगली जो चीज है वो पूछी जाती है इनके स्टोरेज के मुताबिक के बारे में. स्टोरेज, if they are stored, yes, if they are stored. और अगर स्टोर होते हैं तो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं या कहां पे स्टोर होते हैं, और अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते? तो पहली बात, they are stored. Yes, they are stored. Protein hormones are stored and they are stored in secretory vesicles. They are stored in secretory vesicles. कोशिश किया करें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. What about the steroids? कोई मुझे बताना चाहेगा, are they stored or not? And if they are stored, then where are they stored? Any one of you? No, sir, ये stored नहीं होते. They are not stored. Okay, very good. They are not stored. क्यों? कौन बताएगा? Because मैं messages वाली लैंग्वेज लिख देता हूं. Because they are lipid soluble and all membranes are made up of, बताइए, lipid bilayer. Lipid bilayer. तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मेम्ब्रेन ही लिपिड से बनी हुई है, उसके अंदर हम किसी चीज को कैसे स्टोर कर सकते हैं यार? इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना. एंड नाउ वी कम हियर अगेन. पहले वाली बात एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की, यस दे आर स्टोर्ड इन secretory vesicles.
They are stored in the secretory vesicles. And what about T3 and T4? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? Again in the thyroid follicle on the same protein, which is thyroglobulin. That's all. Again in the thyroid follicle, we can complete it in the thyroid follicle, क्योंकि आप लोगों को पढ़े हुए चीजें हो गई अरसा. अब आप लोग जब सेकेंड ईयर में थे, जस्ट इमेजिन द ईयर, आज से 5-7 साल 4 साल 3 साल पुरानी बात है, तो डेफिनेटली आप लोग ये चीजें भूल चुकी हैं. नो डाउट मेडिसिन में थर्ड ईयर में, बीडीएस में और फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में एमबीबीएस में भी ये चीजें पढ़ने वाली थी. नाउ इनका हो गया अब स्टोरेज. ना जब ये प्रोड्यूस हो गए, स्टोर हो गए, उसके बाद इनको रिलीज होना चाहिए इनटू द ब्लड. ऐसे ही है. So now the thing comes, how are they released? कौन बताएगा मुझे? Any one of you? शाबाश. Anyone? How are the protein hormones released in the blood? Sir, pituitary. No. Through exocytosis. Exocytosis. Through exocytosis. अब देखें, ये बातें बचगाना हैं, बहुत आसान बातें हैं, लेकिन हम भूल चुके हुए हैं ना, इसीलिए मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे. और इंशाल्लाह जो मैं आज आपको करवाऊंगा तकरीबन 2 से 3 चैप्टर्स हैं गाइटन के. 3 चैप्टर्स ऑफ गाइटन. तो अगर आपके 1-2 घंटे में 1.5 घंटे में 3 चैप्टर्स गाइटन के कवर होंगे तो इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. उसके बाद आप बीआरएस पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी इंशाल्लाह. एक्सोसाइटोसिस. नाउ हाउ आर द स्टेरॉइड्स? हाउ शुड द स्टेरॉइड्स बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड? शाबाश. Simple diffusion. Should it be like that? Why? Because lipid bilayer is made up of lipids and they are lipids. Lipid को lipid से क्रॉस करने में कोई बैरियर नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, किसी पंप की जरूरत नहीं है. सिंपल डिफ्यूजन से रिलीज हो जाएंगे. ठीक हो गया? Now these ones, epinephrine or epinephrine, exocytosis, T3 T4 बाय, हालांकि ये है क्या, प्रोटीन इन नेचर है, अमाइंस का डेरिवेटिव है, लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन से रिलीज हो जाता है. हमारी बॉडी में हर एंडोक्राइन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एंडोक्राइन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थायराइड का ना अपना एक स्वैग है, जिसे कहते हैं ना अपनी एक इसकी क्लास है. वो क्यों है वो अभी हमें पता चलेगा, क्योंकि ये हार्मोन रूटीन हार्मोन से हटके है. और आप देखें कहीं पे अल्लाह ताला ने किसी भी हार्मोन को स्टोर करने के लिए अलग से एक प्रोटीन नहीं बनाई कि भाई वो उसको अटैच रखे और उसको होल्डेड रखे, लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन बनाई है जिसका नाम क्या है, बोलिए. Thyroglobulin. Now when they are released in the blood, they will transport in the blood. तो हम अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड. ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड. इकरा आई हुई है? यस, हाँ सबसे पहले आई थी आज. शाबाश. ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड. कैसे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए एक प्रोटीन हार्मोन? एनी genuine genius sort of an idea? अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल है या नहीं है? नॉट सॉल्युबल. नॉट सॉल्युबल. वकास जुल्म कर रहे हो. सर वाटर सॉल्युबल सर. यस, दे आर वाटर सॉल्युबल. कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होने की? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? आरबीसीज. नो, आरबीसीज आर सेल्स. अच्छा वो हम हार्मोन्स की बात करें. ठीक, हार्मोन्स आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं. आपके घर में खाना पकता है, सिर्फ फॉर एन एग्जांपल सूप में आप क्या करते हैं, कॉर्नफ्लोर डाला और वो मीट डाला और उसको बॉईल करते रहे, तो वो जो मीट है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा देर पकाएंगे तो अल्टीमेटली वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो उसमें मिक्स हो जाएगा, जैसे शोरबा बन जाता है, किसी चीज की करी बन जाती है. इट्स अ वेरी टिपिकल एग्जांपल कि प्रोटीन्स वाटर में आपने सॉल्युबल कर लिए. जैसे आप सबके घरों में, हम सब पाकिस्तानी, वेरी फेमस ट्रेडिशनल फूड, खसूसन पंजाब में जो हम लोग रहते हैं, पंजाब वालों के यहाँ घरों में एक खाना पकता है जिसे कहते हैं, आजकल ईद गुजरी है, पाए पकते हैं. पाए की जो करी होती है, जो शोरबा होता है, वो कैसा होता है हाथ लगा के?
sticky. स्टिकी, चिपकने वाला जो भी इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं। याद रखिएगा, जो भी स्टिकी सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोटीन्स वाले होते हैं। तो शोरबा, ये जो सारी चीजें बनती है, प्रोटीन्स होती है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, सो दे शुड नीड नथिंग टू ट्रांसपोर्ट, दे विल ट्रैवल इन फ्री form, free in the blood. They will travel in a free form in the blood. Okay, now what about the steroids? Steroids are not water soluble. Cholesterol is not water soluble. ये water soluble नहीं है, इसीलिए blood में इसका हो जाना खतरनाक है और ये vessel walls में चिपक जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में हॉस्टल में लाइफ गुजारी होगी। When if you गलती से कभी आप मेस के किचन की शक्ल देख लें तो 2 दिन आपको खाना खाने का दिल ना करे। तो आप देखें, वहां पे एक फ्राइंग पैन था और उस फ्राइंग पैन के ऊपर एक इतनी मोटी लेयर कोलेस्ट्रॉल की जमी हुई है, लिपिड्स की, फैट्स की जमी हुई है, तेल की जमी हुई है, चिकनाई की जमी हुई है। आप उसको पानी से जितना मर्जी धो लें, क्या वो लेयर उतरेगी? द आंसर इज नो। लेमन मैक्स, विम, व्हाटएवर, कोई भी चीज चाहिए उसको उतारने के लिए। इसका मतलब क्या है कि लिपिड्स और फैट्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और यही लिपिड्स और फैट्स हमारे ब्लड में बढ़ जाएं तो एथेरोस्क्लेरोसिस कर देते हैं। तो इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए डेफिनेटली कोई मीडिएटर चाहिए होगा। दे ट्रैवल इन द ब्लड बाउंड टू प्लाज्मा proteins, bound to plasma proteins. And now again, T3 epinephrine and norepinephrine free in the blood. And can any one of you tell me how does the T3 and T4 travel? Natasha, are you here? Natasha, are you here? मेरा लगता है वीडियो लगा के साइड पर रखा है। इधर ही हो? हाँ, नहीं करता है T3 T4। आज रिपोर्टें भेज रही थी मुझे, बताओ। नो आइडिया। ओके, देखिए मैंने अभी कहा ये खतरनाक है, हालांकि प्रोटीन इन नेचर है, अमाइन इन नेचर है। इसको अल्लाह ताला ने जो एक खतरनाक किस्म का पेट होता है ना, उसको डबल चेन किया जाता है। तो ये एक इसी तरह की चीज है जो बड़ी खतरनाक है, और वो आखिर में हमें पता चलेगा ये क्यों था खतरनाक। ये ट्रैवल करता है ब्लड में, बट बाउंड टू अ प्लाज्मा प्रोटीन। कौन नाम बताएगा मुझे? मुस्लिम? I try to indulge everyone, known as नाम सुना है? जी सर, टीबीजी। टीबीजी, थायराइड ग्लोबुलिन इनके साथ बाइंड करके ट्रैवल करता है ब्लड में। नाउ अब ये पहुंच गया ब्लड में। ब्लड में पहुंचने के बाद इसने सेल पे एक्ट करना है, जहां पे इसकी होगी एक रिसेप्टर। रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये काम करेगा। तो अब हमें अगली जो चीज देखनी है वो है इसका रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट। Now what are the receptor sites for proteins? क्या प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है? बताइए खुद से, विदाउट अ ट्रांसपोर्टर, विदाउट अ। आंसर इज नो। तो इसका रिसेप्टर कहां होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी सेल मेम्ब्रेन पे। इसीलिए इन सब हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे हैं। स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स का रिसेप्टर कहां है? शाबाश। लिपिड सॉल्युबल है, सेल मेम्ब्रेन को खुद ही ब खुद ही क्रॉस कर जाएगा इन द साइटोप्लाज्म। नाउ अगेन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स कौन से थे? अल्फा 1, बीटा 1, 2, 3, अल्फा 2, डोपामिन 1, डोपामिन 2, जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स थे। उनकी लोकेशन क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। वेरी गुड। नाउ वी कम टू द लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसके ऊपर सारी बात अलग की हमने। इसका रिसेप्टर कहां होता है? कौन बताएगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस में है और ये डायरेक्टली ग्रोथ करवा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है, ट्रांसलेशन करवा सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है, जिसकी वजह से ये बड़ा खतरनाक किस्म का हार्मोन है। सॉरी। तो इसको अल्लाह ताला ने बड़े जबरदस्त तरीके से कुछ चीजों के साथ बाउंड रखा, सेल के अंदर भी, फॉलिकल के अंदर भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, और सेल के अंदर एक्ट करता है। ये न्यूक्लियस पे है। तो अगर थायराइड हार्मोन बढ़ जाए तो इट कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग एंड डेंजरस, और यू कैन से वेरी डैमेजिंग और डिस्टर्बिंग टू द बॉडी। ठीक हो गई बेटे? बात समझ आ गई आप लोगों को यहां तक? जी सर। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? हमारा रबिया ने ज्वाइन किया हुआ है? जी सर, अभी की है ज्वाइन। ओके ओके, उसकी ऑडियो नहीं आ रही थी। ओके ओके ओके, वो इसीलिए मैंने कल कहा था बेटा सीख कर लेना इसको। चलें, बहरहाल जी सर। रिकॉर्डिंग।
चलें, अब यहां पे आने के बाद, यहां तक आने के बाद अब इसमें सवाल कैसे आता है? वो पता है क्या सवाल देते हैं? Which of the following is least likely regarding the thyroid hormone? It is protein in nature. It is stored in this part of the cell. It is transported in this way in the blood. इस तरह की ये बातें लिखेंगे और हर हार्मोन को एंडोक्राइनोलॉजी में जैसे हम आजकल में आगे चलेंगे तो आपने हर हार्मोन जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसको पहले दिमाग में रिवाइज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेरॉइड हार्मोन की बात करता हूँ कि जी मैं एल्डोस्टेरॉन पढ़ रहा हूँ, मैं कहूंगा कि जी एल्डोस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, जोना फैसिकुलेटा से, ग्लोमेरुलोसा से प्रोड्यूस होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का। अच्छा, क्योंकि स्टेरॉइड है अपॉन डिमांड सिंथेसाइज होगा, स्टोर नहीं हो सकता, सिंपल डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहेगा और इसका रिसेप्टर साइट साइटोप्लाज्म है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को फ्रीली परमिएबल है। समझ आई ये सारी बात? तो देयर विल बी अ बिग हाउ एंड नाउ बिफोर यू स्टार्ट एनी हार्मोन रिगार्डिंग फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। सर मुझे समझ नहीं आया, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कि कैसे क्वेश्चन आएगा? मतलब वो किसी भी हार्मोन को बता देंगे और उसके फीचर्स डिस्क्राइब कर देंगे कि रिगार्डिंग द थायराइड हार्मोन आगे स्टेम्स होंगे, इट इज अ स्टेरॉइड, इट ट्रैवल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, इट इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। इस तरह के ऑप्शंस दे देगा, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी होगी। तो ये सारा कोर नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप उसको पिक कर सकते ठीक हैं। है। ठीक है ना? लेट हो गई नीलम, आप लेट आई हैं? कौन लेट आया? मेरे ख्याल है वसीम लेट नहीं आया। सर, आपकी वहीं से आवाज मुझे नहीं आ रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी, माजरत, लड़ना नहीं मेरे से। ओके नाउ, जब भी हार्मोन्स ब्लड में आते हैं, देखो हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यूजुअली जी प्रोटीन कपल्ड होते हैं। क्या होते हैं? दे आर यूजुअली व्हाट? जी प्रोटीन कपल्ड। जी प्रोटीन कपल्ड। आप मुझे एक बात बताइए कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होंगे वो किस किस तरीके से काम कर सकते होंगे? जी आई प्रोटीन, जी क्यू प्रोटीन एंड जी एस प्रोटीन कपल्ड। ठीक है, ऐसे ही होगा ना? अब यहां पे एक आपको छोटी छोटी सी बातें चंद एक मैं लिखवाऊंगा जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें से एमसीक्यू जिस हिसाब से आएगा वो मैं बता दूंगा। आप लोग एक दो लिख लें, ये आप लोग खुद लिख लीजिए, मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। दोज हार्मोन विच एक्ट थ्रू साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी के थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं? किसी को अंदाजा है? दो, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये कैसे होते हैं, हम इनके रिलेटेड टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पैथो में और फिजियो में। ठीक है, ये दोनों किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? थ्रू साइक्लिक, बोलिए, जीएमपी, थ्रू साइक्लिक जीएमपी। फिर उसके बाद कुछ हार्मोन्स हैं जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं बाय जीएस प्रोटीन। कौन बताना चाहेगा मुझे ये कौन कौन से हैं? इसके अंदर काफी सारे आते हैं, नो डाउट इसमें काफी सारे आते हैं, लेकिन जो तीन मैं यहां पे पहले लिखूंगा जिनके ऊपर मैं स्टार डाल देता हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इसमें से सवाल आता है एंजियोटेंसिन 2। अब देखिए एंजियोटेंसिन 2 आपको याद है? एंजियोटेंसिन 2 वेजोकंस्ट्रिक्टर था। इसके रिसेप्टर्स ना बेटे दो किस्म के सेल्स पे होते हैं, एक स्मूथ मसल्स पे भी होते हैं और एपिथेलियम पे भी होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 एपिथेलियल सेल्स पे इस तरह से एक्ट करता है। ऑन द एपिथेलियल सेल्स जो इसका रिसेप्टर है वो जीएस प्रोटीन कपल्ड है और वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करता है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, उसको भी मैं स्टार डाल के लिखूंगा, वेजोप्रेसिन का आप लोगों ने नाम सुना है? यस सर। वेजोप्रेसिन, इट इज एक्चुअली एडीएच। वेजोप्रेसिन का दूसरा नाम हम क्या कहते थे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या पता है आप लोगों को इसके फंक्शन का? व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स फंक्शन? वाटर रीअब्जॉर्प्शन वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, एक्सीलेंट। नाउ मेरे यहाँ पे होने का फायदा क्या है? मेरे यहाँ पे होने का फायदा है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जो ट्रेडिशनली एक फंक्शन एडीएच का पढ़ा है किताबों में वो कम है। इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है V1 रिसेप्टर, एक क्या होता है V1 और एक होता है V2।
जो V2 Copper. रिसेप्टर है वो है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जो V1 रिसेप्टर है वो गालबन 99% डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि V1 रिसेप्टर एग्जिस्ट करता है, और V1 रिसेप्टर की लोकेशन किडनी या नेफ्रॉन नहीं है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं, और वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो इंशाल्लाह एडीएच में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये उसका जो V1 रिसेप्टर है जो कि एपिथेलियल सेल्स पे है, वहां पे जो काम है वो किसके थ्रू होना है? साइक्लिक एएमपी के थ्रू होना है। जो किडनी वाला रिसेप्टर है वो जीक्यू प्रोटीन का पढ़ रहा है। तो देखें ये एमसीक्यूज हैं सारे। फिर इसके बाद तीसरी बात, कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स के नाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं? यही एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कहते हैं। कैटेकोलामीन्स का बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड डोपामीन 1, 4 रिसेप्टर्स हैं जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू गवर्नड है। कौन कौन सा? बल्कि इवन अल्फा 2 भी, लेकिन वो इनहिबिटरी है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। बीटा 1, 2, 3 एंड डोपामीन 1, ये जो सारे रिसेप्टर्स हैं, एटलीस्ट आपने बीटा 1, 2, 3 याद रखने हैं। ये सारे किसके थ्रू काम करते हैं? साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते हैं। इसके बाद वाली जो बातें हैं वो कदरे आसान हैं, उसके अंदर हम नाम लिखते जाते हैं कि जी एसीटीएच का रिसेप्टर भी यही है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का भी रिसेप्टर यही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी रिसेप्टर यही है, ग्लूकागॉन, इवन ग्लूकागॉन का भी रिसेप्टर यही है, एलएच का भी यही, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ह्यूमन कोरियोनिक गनाडोट्रोफिन का भी यही है, आपका पैराथायराइड हार्मोन भी यही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यही है। इसके अलावा सिक्रेटिन, ये चंद एक नाम है। क्योंकि देखो इनका कोई ट्रिकी चीज नहीं है, इसको आप रटा लगा सकते हैं या किताबों से याद कर सकते हैं। तो ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। जो चीज पूछी जाती है वो ये है जहां पे डिफरेंस है, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स डिफरेंटली काम करते हैं। तो अगले जो मैं लिखूंगा, अगले वो लिखूंगा वो जो जीएस प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं, जीक्यू प्रोटीन। और जीक्यू प्रोटीन कैसे काम करती थी? बाय इंक्रीजिंग, बताइए, कैल्शियम आयन, IP3 एंड DAG, डायसाइल ग्लिसरॉल के थ्रू। भूल गए हो? GQ प्रोटीन जो थी बेटे वो IP3 और DAG को बढ़ाती थी। और ये जो हमने बात लिखी है जी साइक्लिक एएमपी की, ये कौन सी प्रोटीन के थ्रू था? बताइए, याद होना चाहिए आपको। जीएस प्रोटीन, ये जीएस प्रोटीन के थ्रू था। ठीक है, तो GQ प्रोटीन गवर्नड रिसेप्टर्स कौन से हैं? जो कि IP3 और DAG के थ्रू काम करते हैं। उसी तरह 3 बातें इंपॉर्टेंट। पहली सबसे पहला स्टार डाल के अगेन हम वही लिखेंगे, कौन सा? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2, अब एंजियोटेंसिन 2 के 2 किस्म के रिसेप्टर्स थे, एक एपिथेलियल था और एक स्मूथ मसल रिसेप्टर था। तो स्मूथ मसल्स पे बच्चों जो काम है वो ये यूं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वेजोप्रेसिन, ADH, अगेन ADH, वेजोप्रेसिन। अभी मैंने बोला है, अब मुझे आप फिल इन द ब्लैंक है आप लोगों के लिए, बताइए इसका कौन सा रिसेप्टर होगा? V2 और वो कहां पे बेटे? किडनी सेल्स पे, नेफ्रॉन्स, नो, ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वो तो V1। सॉरी एक सेकंड ना, एक सेकंड उल्टा हो गया। एक सेकंड, वो जल्दी में मैंने उसको V1 लिख दिया है। इसको बेटा एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इसको ये V2 कर दो। ये V2 है, सॉरी, उधर V2 आना था, उधर V1 आना था। रियली सॉरी, लेट हो गया हूं, मैंने जल्दी काम शुरू किया, उसको खींच दिया। इधर यहाँ पे V2 कर दीजिएगा, यहाँ पे। सॉरी, अगर बेटा पॉइंट आउट किया करें, मैं बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होता हूँ कई दफा, कोई बात ध्यान में आया करे बोल दिया करें। V2, ये वाला V1 है, ये V1 है। और ये कहाँ पे है बेटा? ये तो नेफ्रॉन, ये वैस्कुलर स्मूथ मसल्स में है ना। फिर उल्टा हो गया। नहीं उल्टा हुआ। देखो अब मेरी बात सुनो, V2 एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे और V1 है अच्छा स्मूथ मसल्स। ठीक है, मेरी बात सुने।
एपिथेलियल सेल्स बेटा सिर्फ ब्लड वेसल्स पे नहीं होते ना, एपिथेलियल सेल्स नेफ्रॉन भी तो एपिथेलियम सेल्स है ना, उधर हो या इधर हो वो दोनों सूरतों में वो V2 कहलाएगा। यूं है बात, सही है। ठीक है ना। और ये चीज है सर। डेफिनेटली मैं अभी इसको पूरा नहीं पढ़ा रहा, जब ये मैं एडीएच के ऊपर घुसूंगा आगे डिटेल में जाऊंगा, जब मैं पूरे टॉपिक में जाऊंगा तो फिर मैं आपको ये मजीद बता दूंगा कि क्या है। और नंबर 3 पे वही कैटेकोलामीन्स का रिसेप्टर, कौन से वाला, कैटेकोलामीन्स का अल्फा 1, कौन सा, अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास GQ प्रोटीन का पड़ रहा है। अब मिसलेनियस में वो अब बातें अब आसान हैं जो आपने यहां पे याद रखनी है। इसके अंदर एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, इसका नाम सुना है आप लोगों ने, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड एक और था ऑक्सीटोसिन। तो ये आई गेस उसमें से TRH, यस TRH ऐड हो गया, GHRH भी हो गया, GnRH भी हो गया, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये 7 हार्मोन्स हैं जो GQ प्रोटीन का पढ़ना और इस तरह से काम करते हैं। रिसेप्टर पे अटैच होने के बाद इन्होंने क्या काम करना है, वो है आपका ये तरीकाकार। अब अगर आप यहां पे देखें, एक हार्मोन मैंने मिस किया है जो कि नहीं लिखा हुआ, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। देखें मिलता है, प्रोलैक्टिन का तस्करा है कहीं पे। प्रोलैक्टिन जो है ना वो टायरोसिन काइनेज के थ्रू एक्ट करता है, थ्रू इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज। ये बात गालबन आपको भी समझ नहीं आएगी, ये पैथो में समझ आएगी इंशाल्लाह, लेकिन एक चीज बस यहां पे लिख लें पॉइंट बना के, प्रोलैक्टिन एक्ट्स बाय, प्रोलैक्टिन का रिसेप्टर, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर एक्ट्स बाय इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। रॉबिन्स का ना 4था चैप्टर है जिसमें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स लिखे हुए हैं, आप लोग उसको छोड़ देते होते हैं, मुझे पता है अंडर ग्रेजुएशन में सारे छोड़ देते हैं। वो इंट्रिंसिक काइनेज, जैक्स, स्टैट्स, शायद आप लोगों ने नाम सुने हो या याद हो, वो ऐसे काम करते हैं। और इसके अंदर अगर आप एक और चीज देखें, एक और एंजाइम भी मिस्ड है, गौर से देखें। देखें एक बड़ा मशहूर एंजाइम है, हार्मोन है जो मिस्ड है, कौन सा, इंसुलिन। वेरी गुड, यस इंसुलिन इज एब्सेंट। कहाँ है इंसुलिन, इंसुलिन नहीं लिखा मैंने, तो इंसुलिन के बारे में भी अलग याद रखिएगा। इंसुलिन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। देखें ग्रोथ हार्मोन भी नहीं आया, गौर करें, जी सर, ग्रोथ हार्मोन भी नहीं। ग्रोथ हार्मोन भी नहीं है, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसे सोमैटोमेडिन सी कहते हैं। आज के टॉपिक्स में मैं कवर करा दूंगा, डू नॉट वरी। ये सारे एक्ट करते हैं थ्रू टायरोसिन काइनेज। वो इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है, इनकी है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ये 5-6 बातें याद रखिएगा। देखें मेरी एक बात याद रखिएगा, जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन डज नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ, इट एक्ट्स बाय अ फ्यू सब्सटेंसेस जिन्हें हम सोमैटोमेडिन्स कहते हैं, वो मैं अभी अगले टॉपिक में आऊंगा, और उन्हीं के थ्रू वो काम करता है। उन्हीं में से एक का नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। तो यहां तक क्लियर है, आप इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अब एक दो चीजें मजीद बताता हूं, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वो खत्म हो जाता है। सर 1 मिनट क्वेश्चन था एक। जी पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि वो चैप्टर जो रिसेप्टर्स वाला है वो हम छोड़ देते हैं यूजली, तो सर मुझे ये कंफ्यूजन है, साइक्लिक AMP जो है ये मैकेनिज्म है और GS जो है और जैसे GQ है और ये रिसेप्टर्स के, रिसेप्टर्स आर अटैच्ड विद G प्रोटीन्स। GQ प्रोटीन वाला जो रिसेप्टर होगा वो IP3DAG प्रोड्यूस करवाता है, GS प्रोटीन वाला जो रिसेप्टर होता है वो साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करवाता है। बस इतना याद रखें अभी फिलहाल। ये हम आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे गुजरता जाएगा वक्त हमें ये समझ आती जाएगी बातें। कुछ चीजें हमेशा इस लेवल पे आप लोगों ने बहुत सारे स्कैटर्ड नॉलेज को कंबाइन करना होता है। कोई चीज समझ आ जाएगी, फिर कुछ अगले टॉपिक्स में से पता चलेगा वो अच्छा वो ये बात थी। डू नॉट वरी, ये सब हो जाएगा। नहीं तो इसका मैं आप लोगों को आज व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दूंगा, सारों को जो लोग नए हैं, और उसके अंदर हम लोग ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं। ये जो बच्चे जिनका ये ग्रुप चल रहा है, जिनका कोर्स नियर टू एंड है, इनको वो चीजें जाहिर है हुई हुई हैं, आपको बाद में हो जाएंगी, तो उसके अंदर भी मैं शेयर कर दूंगा। डू नॉट वरी, मैं शेयर कर दूंगा। एंड इट इज जस्ट अवे एट अ सिंगल क्लिक ऑफ द लैपटॉप। आप फोन पे सर्च करें G प्रोटीन्स, आपको सारा नजर आ जाएगा, उधर से मैं खुद भी भेज दूंगा।
अब एक दो डेफिनेशंस हैं जो कि एज सच पूछ ली जाती हैं, जो कि बहुत ही आसान है. व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? ओ सॉरी, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? किसी हार्मोन प्रोसेस की को स्टॉप एक्सेस होगी करने के तो लिए ऊपर ऊपर जाके इंक्रीज ऑफ वन हार्मोन डिक्रीजेस द अदर. जैसे T3 T4 बढ़ा तो TSH क्या हो गया? कम. ठीक है ना? इंक्रीज ऑफ वन हार्मोन डिक्रीजेस द अदर. सिंपल एग्जांपल, इंक्रीज्ड T3 T4 will result in decreased TSH. Very simple. It is negative feedback. ठीक है? Increase of one causes decrease of the other. और एक चीज याद रखिएगा, ऑब्वियसली ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये रेगुलेशन में होता है इस्तेमाल. जैसे एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, डिक्रीज ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज ऑफ द अदर. एक अब्बा जी हैं, एक बेटा है. अगर बेटा काम नहीं करता तो अब्बा जी सख्त हो जाएंगे? बताइए. जी सर, डेफिनेटली. डेफिनेटली. अगर बेटा बहुत अच्छा है तो क्या अब्बा जी डंडे मारेंगे उसको? मार तो सकते हैं लेकिन असूलन ज्यादती हो जाएगी, है ना? मारना नहीं चाहिए. तो डेफिनेट सी बात है, अगर बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में, जैसे T3 T4 बहुत ज्यादा है, तो अब्बा जी सप्रेस हो जाएंगे कि यार मुंडा उतना ही पढ़ता है, क्या जरूरत है इसको डंडे मारने की. ठीक है ना? सो नाउ ये एक चीज. फिर उसके बाद है फीड फॉरवर्ड या पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं. वो किसको पता है वो क्या होता है? जिसे हम पॉजिटिव. इंक्रीज ऑफ वन हार्मोन इंक्रीजेस अनदर. हाँ जी, कोई एग्जांपल? इसकी एक ही एग्जांपल है बॉडी में. ओनली वन एग्जांपल इन द बॉडी. LH सर्ज, याद है? हाँ जी सर, बिल्कुल. FSC में पढ़ा था हमने LH सर्ज. LH किसको बढ़ाता है बेसिकली? LH बढ़ता है तो ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में. और ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो वो फिर किसको बढ़ाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को. वो फिर किसको बढ़ाता है? ईस्ट्रोजन को. तो ये एक साइकिल चलता रहता है, एक विश्व साइकिल है. ये पॉजिटिव फीडबैक है. इसके बाद एक और चीज है, ये देखिए ये चीजें बहुत बच्चों वाली लेकिन हमें भूल चुकी हैं. अगला है बेटे, वो है आपका सर्केडियन रिदम. व्हाट इज सर्केडियन रिदम? A few hormones are secreted at a specific time of the clock. At a specific time. कौन बताएगा कोई दो हार्मोन्स? मेलाटोनिन मेलाटोनिन का मेलानिन. कोर्टिसोल कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन. मेजर कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है एट डॉन, सुबह सवेरे. ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसकी भी लोकेशन है, टाइम है. फर्स्ट नाइट को नाइट नो फर्स्ट 2 hours ऑफ डीप स्लीप. देखें फर्क है ना आपकी बात में और मेरी बात में. इट्स नॉट नाइट, फर्स्ट 2 hours ऑफ स्लो वेव स्लीप. ठीक है? तो ये 2-3 हार्मोन्स हैं जो कि टाइम को फॉलो करते हैं. अब लें 2 मिनट का ब्रेक लें, मैं पिछला फिगर खोल देता हूं, उसको देख लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें. मैं 5 मिनट के अंदर आगे चलता हूं, आज टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया. विद इन 5 मिनट्स आई एम कमिंग बैक.
कोई सवाल है तो पहले पूछ लें, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? आई गेस नो। नो सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। एक चीज याद रखिएगा, जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं एंड देयर क्वांटिटीज आर यूजुअली मेजर्ड इन पिकोग्राम्स पर ml। पिकोग्राम्स पर ml में इसकी वैल्यूज मेजर करते हैं एंड द मेथड जिसके थ्रू एंडोक्राइन हार्मोन्स की क्वांटिटी को ब्लड में मेजर किया जाता है उसे रेडियो इम्यूनो एसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स की, इधर ही लिख देते हैं पॉइंट बना के, वैल्यूज आर वेरी लो, और वो क्या है? पिकोग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड में मेजर किया जाता है एंड द मेथड टू कैलकुलेट इज नोन एज, मेथड टू कैलकुलेट इज, बोलिए मैंने क्या बोला? रेडियो इम्यूनो ऐसे। ऐसे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। आई गेस इट इज इजी अप टिल नाउ। मैं आगे चलता हूं और मैं मास्टर ग्लैंड की तरफ जाता हूं, जिसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डज एनीवन नो मैं किसकी बात कर रहा हूं? द मोस्ट फेमस, द मास्टर ऑफ ऑल। थायराइड। ना 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 ना, पिट्यूटरी। सर्जन की बेटी हो ना। मुझे खुद बड़ा पसंद है, हमारी जिंदगी थायराइड के गिर्द घूमती है भाई, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? हमारा के जो फादर है मेरे सुपरवाइजर थे जनरल सर्जरी में, हाइपोफिसिस सेरिब्राई, हाइपोफिसिस सेरिब्राई। इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। वैसे तो एंडोक्राइन ग्लैंड सारे ही बेटा डक्टलेस होते हैं, लेकिन इसको एक फेमस नाम दिया गया। हाइपो मींस बिलो, सेरिब्राई सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे लगा हुआ होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आम कंसेप्ट ये है कि इट इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन याद रखिएगा ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसके ऊपर इसका एक और अब्बा जी हैं जो यानी कि दादा अबू बन गए। दे इट इज हाइपोथैलेमस। सो I'll be super quick and I'll be very fast. मैं इसको जल्दी से बनाता हूं। सबसे पहले हम बना लेते हैं pituitary gland. It has 2 parts, anterior pituitary which is the larger part, और पीछे क्या होता है? शाबाश, can anyone tell me? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। Obviously, और ऊपर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे यहाँ पे छोटा सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लगा होता है और ये हाइपोथैलेमस कंटिन्यू कर जाता है। तो यहाँ पे ऊपर दिस एरिया इज एक्चुअली द हाइपोथैलेमस। इसको हम छोटा कर लेते हैं, इट विल ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस। हाइपोथैलेमस, आगे नीचे जो हमने ब्राउन ये बना दिया हमने, आई गेस ये बात मैं कुछ लोगों को पहले बता चुका हूँ, बट इट विल टेक जस्ट अ मिनट, 5 मिनट्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटीरियर पिट्यूटरी। अब मुझे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम बता दें जल्दी से। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम क्या है दूसरा? एडिनो हाइपोफिसिस, क्योंकि एपिथेलियल इन ओरिजिन है ये। एडिनो हाइपोफिसिस के हार्मोन्स के नाम बता दें काइंडली, शाबाश जल्दी से। पहला ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एफएसएच। शाबाश शाबाश, यू ऑल आर करेक्ट। देखिए मैं जो सीक्वेंस रख रहा हूं ना, ये सीक्वेंस जरा डिमांडिंग किस्म का सीक्वेंस है। ये मैंने क्यों ये सीक्वेंस रखा, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। एक तो ये सीक्वेंस देखने से आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ अल्फाज लंबे होते जा रहे हैं। GH, LH, FSH, TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन, 6 हार्मोन्स हैं। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से कुछ वेसल्स आती हैं जो नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करती हैं, और ये बात पहले भी मैं 2-4 लेक्चर्स में किसी हद तक एनाटॉमी में डिस्कस कर चुका हूं। जस्ट टेक अ मिनट। और हाइपोथैलेमस से ये सिक्रीशंस इस डायरेक्शन में इसमें आती हैं और इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और जो हाइपोथैलेमस है वो भी 6 सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, मेजर मोटी मोटी मशहूर। पहली का नाम बताइए। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी विल चेंज द कलर, रेड में है
Gonadotropin releasing Okay, hormone. okay. Now again, I'll make a sequence. Growth hormone, inhibitory hormone. अच्छा inhibitory आएगा फिर. फिर मैं बनाऊंगा gonadotropin releasing hormone. Then I will talk about thyrotropin releasing hormone. Then I will talk about corticotropin releasing hormone. और फिर उसके बाद नंबर 6 पे ऐड करूंगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर. प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का दूसरा नाम कोई बताना चाहेगा? सर डोपामिन. वेरी गुड, हमारा शाबाश, डोपामिन. अब ये सारे इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं. ग्रोथ हार्मोन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कौन बताएगा? तो 1 and 2 पहले वाला. वेरी गुड. 1 2 luteinizing hormone by the third, it by the third, fourth, 5 and 6th. ये इस तरह से इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे ऐसे. 1 2 यहां वाले 1 और 2 ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इधर से ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच के ऊपर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग पे, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एसीटीएच पे, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन पे एक्ट करेगा. ठीक है. सो ये तो हो गई बड़ी सिंपल बात. अब इसके बाद यहां पे हम हाइपोथैलेमस के अंदर दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियाई का नाम देते हैं. एक आगे को करके ऊपर पड़ा होता है, इसका क्या नाम है? एक थोड़ा सा पीछे को ओवल सा पड़ा होता है. इनके नाम मुझे कोई बताना चाहेगा? सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर. एक ये हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और एक को हम लिख देते हैं स्टार डाल के. ये वाला जो ऊपर वाला है, जो जिस पे एरो लिखा है, दैट इज द सुप्राऑप्टिक. बेशक हाइपोथैलेमस के बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी में हमें यही रिक्वायर्ड है. ये है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस. और जो नीचे वाला है, दिस इज द पैरा ventricular nucleus. Now what will happen? याद रखिएगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं. यहां पे मैं एक चीज इंपॉर्टेंट करके लिखता हूं, स्टार डाल के लिखता हूं. posterior pituitary has no secretions of its own. It only stores and releases the secretions of supraoptic and paraventricular nuclei. And what are they known as? बताइए. पहला वेजोप्रेसिन, जिसका नाम हमने क्या रखा था? ADH. और दूसरा ऑक्सीटोसिन. शाबाश, ऑक्सीटोसिन. अब इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कि 80% गाइटन के मुताबिक, अगेन मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ लिख सकती हैं, 80% बाय सुप्राऑप्टिक एंड 20% बाय, बताइएगा, पैरावेंट्रिकुलर. ठीक है. एंड रिवर्स इज द केस हियर. ये उल्टा है. 80% या मेजॉरिटी बाय, वन बेस्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका लिखेंगे, बाय पैरावेंट्रिकुलर एंड बोलिए 20% बाय सुप्रा ऑप्टिक. ये रिलीज कर देंगे. तो अगर मैं यहाँ पे एक एरो बना दूं, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये एक एरो है जो यहाँ से सिक्रीशंस दे रहे हैं, और वो सिक्रीशंस अंदर आती हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्टोर होती हैं एंड अल्टीमेटली रिलीज होती हैं. और अकॉर्डिंग टू गाइटन के मुताबिक, एक स्टडी लिखी है गाइटन ने, वो कहता है कि अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आप निकाल दें
यहां से यहां तक बात समझ आ गई? अगर वो कहता है कि भाई आप ऐसा करें, एक पेशेंट लें और उसका सुप्रा ऑप्टिक काट दें, ये यहां से सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को यूं काट दें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिमूव कर दें, देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ दीज हार्मोन्स इन द ब्लड, क्योंकि वो उस कटे हुए स्टम्प से रिलीज होते रहेंगे और ब्लड में मौजूद रहेंगे। समझ आ गई बात की? क्लियर? चलूं आगे? शुड आई मूव? सर ये हार्मोन ऑन रिक्वायरमेंट नहीं रिलीज होते? अगर वो काट देंगे फिर तो वो मुसलसल नहीं रिलीज होते रहेंगे? ना 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 ना, कोई ऐसा मसला नहीं, मतलब डेफिशिएंसी नहीं होगी, एक्सेस हो सकती है, डेफिशिएंसी नहीं होगी। मतलब ये समझाने के लिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की इनकी सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है। ठीक है। नाउ अब हम अगले वाले सारे हार्मोन्स तो स्पेसिफिक करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्रोथ हार्मोन, एंड आई विल ट्राई कि आज हम 10-12 तो नहीं 3-4 हार्मोन्स को खड़का दें, कम से कम 3। सर प्लीज 1 मिनट स्लाइड बस प्लीज पीछे करें। बेटा ये आखिर में सारी स्लाइड्स आ जाएंगी आप लोगों के पास, डोंट वरी। ये लें, थैंक यू सर। राजिया आप इधर ही हैं? बोली नहीं एक लेफ्ट स्पेस ऊपर से अभी तक। ओके चलें, अब मैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करता हूं। अब देखें, अब हमने एंडोक्राइनोलॉजी जहां शुरू करनी है ना, अब इसको हम पढ़ने का 1-2 तरीके हैं। देखें, हर हार्मोन या कैटाबॉलिक होता है या एनाबॉलिक होता है। डज एनीवन ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैटाबॉलिक, व्हाट इज एनाबॉलिक? आपको पता ही होगा, माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, इधर तक पहुंचे हुए। ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज कैटाबॉलिक एंड व्हाट इज एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक हार्मोन वो होता है जो स्टोर्स को डिप्लीट करता है और ब्लड में किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ा देता है ताकि वो एनर्जी के लिए यूज हो सके, कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन वाला। एनाबॉलिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जो स्टोर्स बढ़ाता है लेकिन ब्लड में क्वांटिटी को डिक्रीज कर देता है ताकि सब कुछ स्टोर हो जाए। तो ग्रोथ हार्मोन कैसा हार्मोन होना चाहिए? ये ग्रोथ करवाता है। शुड इट बी कैटाबॉलिक और शुड इट बी एनाबॉलिक? एनी वन ऑफ यू? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक ग्रोथ करवा रहा है यार, बॉडी को बड़ा कर रहा है। आंसर इसका मिक्स्ड रोल है। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले हम मोटी मोटी बातें इसकी कर लेते हैं, फिर मैं इसका आपको बताता हूं। इसका दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिन है। इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन। अगली बात, इट इज अ स्मॉल प्रोटीन, हैज 191 अमाइनो एसिड्स। अब देखो, यहां तक बात लिखने से पहले मैं अगर आपको इधर ही पीछे चला जाऊं तो देखें, पहली स्लाइड में हमने ग्रोथ हार्मोन कहां रखा था? पहले कॉलम में। तो ये सारी बातें अब यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन इन नेचर है, प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक में है, स्टोरेज वेसिकल्स में, एक्सोसाइटोसिस से रिलीज होगा, ब्लड में फ्री फॉर्म में ट्रेवल करेगा और उसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होगा। ये सारी बातें पता चलने के बाद अब आगे चले तो हमें इसके 2 बातें और मजीद पता चल गई। अब देखिए मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रोथ कराता है, इसको कैटा एनाबॉलिक होना चाहिए क्योंकि स्टोरेज बढ़ाएगा, किसी चीज की स्टोरेज बढ़ाएगा। लेकिन स्टोर करके ग्रोथ कराने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी के लिए कुछ चीजों को तोड़ेगा, कुछ चीजों को स्टोर करेगा। तो जो हमारे पास बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, आज कल और परसों जो हमारे 2-3 दिन लगने हैं इस पे एंडोक्राइनोलॉजी पे, आपको समझ आएगा कि हर हार्मोन के बच्चों मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स पे मुख्तलिफ रोल हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये जो ग्रोथ हार्मोन मैं इसकी बात करता हूं, ग्रोथ हार्मोन एनाबॉलिक है प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स को स्टोर करवाएगा ताकि ग्रोथ हो, बच्चे का कद लंबा हो, बच्चे की मसल्स बिल्ड हो, वो स्ट्रांग हो। लेकिन एनर्जी कहां से लेगा? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। उनको तोड़ेगा, यूज करवाएगा फॉर एनर्जी, और प्रोटीन्स को स्टोर करेगा ताकि कि ग्रोथ हो। आपने देखा है बहुत लीस्ट लाइकली है एज कंपेयर टू द एडल्ट लाइफ, इट इज वेरी लीस्ट लाइकली कि एक बच्चा ग्रोइंग एज में ओबीस होते हैं जरूर, कुछ बच्चे बड़े बहुत ज्यादा खाते हैं, वो हो सकते हैं, वरना यूजुअली ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली। जैसे हमारी अम्मियां जिस एज में, जैसे हमारे अब्बा जी जिस एज में, इतने बड़े बड़े पेट निकाले हुए है ना ऐसे। तो यूजुअली ओबेसिटी इज अ डिजीज ऑफ द एडल्टहुड। ग्रोथ एज में ग्रोथ हार्मोन
फैट्स को तोड़ देता है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देता है एनर्जी के लिए, और वो स्टोर नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चा यूजुअली ओबीस नहीं होता। हाँ, कोई बहुत ढीठ और बहुत ज्यादा खाने वाला हो तो डेफिनेटली इट कैन बी देयर, बट यूजुअली इट इज नॉट लाइक दैट। तो हम पहला रोल इसका देखेंगे एक सब्सटेंस ऑफ ब्लड पे जिसका नाम है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में मैं पहला बात लिखूंगा कि ये जनरली प्रोटीन्स के लिए क्या है, एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक होने की वजह से इंक्रीज करेगा स्टोर्स को और डिक्रीज करेगा इन द ब्लड। यहां तक बात समझ आई है? बच्चों, आई एम टॉकिंग टू यू। जी सर। यस सर। सर आ गई है। यस सर। ओके 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 ओके। डॉक्टर महविश सरफराज, ओके, मैं आपका नाम नहीं जानता, चलें, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। अच्छा, अगली चीज ये कैसे करेगा, इट विल इंक्रीज अपटेक ऑफ AA का मतलब है अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल्स, इंक्रीज कर देगा अपटेक इनटू द सेल्स। अच्छा, वो कौन सी प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए बनता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को, ताकि डीएनए से आरएनए बने, और आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोसेस को कहते थे ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सारे काम करेगा और ये सारे बातें एमसीक्यूज में आएंगी। ठीक है, और फिर आखिर में डिक्रीज करेगा प्रोटियोलाइसिस को। व्हाट इज प्रोटियोलाइसिस? द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या इन तमाम करने से बच्चे का कद लंबा हो जाएगा? यस, हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 ऑन फैट्स। फैट्स के बारे में याद रखिएगा, एक चीज यहीं पे लिख देता हूं, इट इज कैटाबॉलिक फॉर फैट्स। अब कैटाबॉलिक होने का क्या मतलब है कि उनको तोड़ेगा, रिजर्व से निकालेगा, ब्लड में बढ़ा देगा, और ब्लड से सेल्स में जाएंगे वो फैट्स, और वो यूज हो जाएंगे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो स्टोरेज ऑफ फैट्स को डिक्रीज करेगा। ठीक है, समझ आया? और जो प्रोसेस जिसके थ्रू फैट्स तोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइपोलाइसिस। यस। लिपोलाइसिस। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्रोटीन फैट्स ब्रेक बनाए जाते हैं? लाइपोजेनेसिस। वेरी गुड, ये वेरी एक्सीलेंट, लाइपोजेनेसिस। डिक्रीज कर देगा लाइपोजेनेसिस को। तो इट इज वेरी सिंपल। और थर्ड नंबर पे कौन सा रोल आया? कार्ब्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, जिसे हम CHO भी लिख सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसका बड़ा ट्रिकी सा रोल है। हाँ जी, किसी को पता है? पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसके ऊपर इसका मिक्स्ड रोल है। मिक्स्ड, कुछ जगहों पे तोड़ेगा, कुछ जगहों पे स्टोर करेगा, कुछ जगहों पे यूज करवाएगा। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ाएगा तो देखो ये उसके लिए क्या हुआ? कैटाबॉलिक हुआ, एनाबॉलिक हुआ? कैटाबॉलिक, यानी कि स्टोर्स को तोड़ देगा। और प्रोडक्शन किससे होती है? ग्लूकोज प्रोडक्शन अभी हम बायोकेमिस्ट्री करेंगे इंशाल्लाह, ग्लूकोनियोजेनेसिस से होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस तरह तो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं चला जाएगा। बताइए, विल इट बी डेंजरस? लिमिटेड इंक्रीज होती है इससे। ओके, वेरी गुड, लिमिटेड इंक्रीज होती है, लेकिन साथ ही इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है। और मजे के बाद क्या करता है? इट इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखो, बड़ा ट्रिकी सा अजीब सा रोल है। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाए, लिवर से रिलीज करवा के ब्लड में फेंक दिए, और साथ ही इंसुलिन प्रोडक्शन भी करा दी, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा दी, ताकि वो सेल्स ना यूज कर जाएं जो ग्रो नहीं कर रहे, सिर्फ वो सेल्स यूज करें जिन्होंने ग्रो करना है। तो यानी कि जैसे आपके घर में पेट्स हैं, फर्ज करो 2-3 पेट्स हैं, एक एडल्ट है और एक एडल्ट है जिसके पास 5-6 बच्चे हैं, किसको खाना ज्यादा देंगे? 2 डॉग्स रखे हुए, एक डॉग खाली है और एक डॉग है जिसके साथ 6 बच्चे भी हैं, किसको खाना ज्यादा देना चाहेंगे आप? जिसके बच्चे हैं, है ना?
तो ये भी उसी तरह है, जी सर। जो सेल्स इंक्रीज कर रहे होंगे साइज में और ग्रो कर रहे होंगे उनको डिलीवरी ऑफ ग्लूकोज बढ़ा देगा, बाकियों को कम कर देगा। तो इसका एक मिक्स्ड सा रोल है। और चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है तो यहां पे एक चीज मैं स्टार डाल के लिख देता हूं कि इट हैज diabetogenic effect and it is known as diabetogenic effect of growth hormone। ठीक हो गया। अगली चीज, इसका रोल हमें एक दो और चीजों भी देखना होता है। बोन स्पेस का क्या रोल है? इन कौन से सेल्स थे जो बोन फॉर्मेशन करवाते थे? Osteoblast. इंक्रीजेस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और डिक्रीज किसे करेगा? Osteoclast. वेरी गुड। एज अ होल बोन्स को ग्रो करेगा। कॉन्ड्रोसाइट्स पे, कार्टिलेज पे, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स क्या थे? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स फंक्शंस। ठीक है, इससे क्या होगा? बच्चा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। यहां तक तो बातें सिंपल। यहां तक बेटा समझ आ गया सबको? शुड आई मूव अहेड? किसी का कोई कंफ्यूजन? बी वेरी वेरी इजी टू स्टॉप मी जहां पे कोई कंफ्यूजन हो। अब मैं यहां पे आके आपको एक चीज बताता हूं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का नाम सुना है आप लोगों ने? अभी मैंने लिया भी है नाम, जिसमें मैंने कहा था टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। देखो एक चीज याद रखना, ग्रोथ हार्मोन हैज अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। कितनी है किसी को पता है? विच इज 20 मिनट्स। कितनी है? सिर्फ 20 मिनट्स की। मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है यार, वो ग्रोइंग एज में, उसके दिन में 4 दफा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, क्या वो 20 मिनट काम करना काफी है उसके लिए? ग्रोथ इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, है ना? बट एज, चुप हो जाते हो आप लोग, ग्रोथ is a constant continuous process. This growth hormone is not sufficient. ठीक है, not up to the mark, या ये काम पूरा नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये क्या करता है? It goes to the liver। कहां जाता है? हमारे लिवर को जाता है। देखें अब लिवर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कहां गया? लिवर में गया। स्टिमुलेट्स, ये देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ, खामोश हैं आप लोग, द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोमेडिन्स। सोमैटोमेडिन्स की प्रोडक्शन बढ़वाता है, जो कि 4 किस्मों के होते हैं। सोमैटोमेडिन ए, बी, सी एंड डी। इन्हें हम 1, 2, 3 एंड 4 भी लिखते हैं। तो डू नॉट कंफ्यूज। 1 ABCD का ही मतलब क्या है? 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से ऑफ विच सोमैटोमेडिन, गाइटन ने CABCD लिखा है, BRS ने गालबन एक दो और किताबों ने 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। सोमैटोमेडिन C, जिसको हम ऑब्लिक कर देते हैं 3, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज नोन एज, कौन बताएगा? सी रिएक्टिव प्रोटीन। ना बेटे, है गलत हो गया, क्या था इसका? IGF। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एक्चुअली सोमैटोमेडिन C है। और मजे की बात, which has a half life of, कौन बताएगा? पल्ले पड़ी बात? मैंने टाइप कर दिया सारा कुछ जी।
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करवा देगा, जो कि बहुत पोटेंट है, उसकी हाफ लाइफ 20 आवर्स है। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट प्रोसेस। 20 मिनट की हाफ लाइफ वाला सब्सटेंस ग्रोथ नहीं करवा सकेगा। मेरी ग्रोथ सारा दिन होनी चाहिए, क्योंकि मैं ग्रोइंग एज में हूं। अगर मैं बच्चा होता, समझ आ गई बात? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नाउ द फैक्टर्स फॉर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, कौन बताएगा? सर ये जी 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 सर ये चारों सोमेटोमीडियंस को करेगा स्टिमुलेट या सिर्फ सी को करेगा? मैंने कहा ऑफ विच सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, ए बी और डी जो है उनका कोई खास रोल नहीं है। और एक सर। स्टडी लिखी हुई है गाइटन ने, अगेन मैं वही गाइटन के रेफरेंसेस बहुत देता हूं। गाइटन ने एक स्टडी लिखी है, ग्रोथ हार्मोन का टीका लगा दें, सोमेटोमेटिन सी बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, और जिन लोगों में सोमेटोमेटिन सी नहीं होता, जो ड्वार्फ्स होते हैं, जिनमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होता है, उनमें सोमेटोमेटिन सी भी कम होता है। जो जाइजेंटिज्म में चले जाते हैं लोग, उनमें सोमेटोमेटिन सी भी ज्यादा होता है। तो सिंपल क्लू है, सिंपल लॉ है, ग्रोथ हार्मोन खुद काम नहीं करता, इससे करवाता है। फैक्टर्स विच कॉज एन इंक्रीज, शाबाश, कौन बताएगा? एड्स आती हैं टीवी पे, एक्सरसाइज, क्या मैं स्ट्रॉन्ग तो ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, पता नहीं, दूध शूध की भी एड्स आती हैं। एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, शाबाश। और कौन बताएगा? स्टार्वेशन। ये बड़े ट्रिकी पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू में आते हैं, आपको समझ नहीं आती। ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं क्यों इसके अंदर होता है। फिर इवन ट्रॉमा, एक्सीडेंट, सर्जरी। फिफ्थ जी, शाबाश। सर ये किसी सिंड्रोम में भी इंक्रीज हो सकते हैं? वो तो सिंड्रोम्स में तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल फैक्टर्स है ना। हाइपोग्लाइसीमिया एंड जो मैंने अभी उधर लिखा सर्केडियन रिदम में, वो क्या बोला था? सर फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ डीप स्लीप। याद हो गया ना? आप याद हो जी गया? सर। अब यही एमसीक्यू आता है, एग्जैक्ट एमसीक्यू आता है। देखो, आप लोगों ने हाउस जॉब की या कुछ ने करने वाले हैं, चलो एटलीस्ट वार्ड्स में तो गए होंगे। जो पेशेंट होते हैं ना ट्रॉमा के या सर्जरी के या एक्सीडेंट के, आप अपने अब्बू से पूछेगा जिनके वालिदैन डॉक्टर्स हैं, उनको उनकी शुगर कंट्रोल करना अजाब बन जाता है हमारे लिए। उनकी शुगर ही कंट्रोल नहीं होती। रीजन क्या है? स्ट्रेस में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक इफेक्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। आप इंसुलिन देते नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता, हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है पेशेंट। और स्ट्रेस हार्मोन दूसरा कौन सा है बॉडी का? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी हाइपरग्लाइसीमिया करता है, उसे कहते हैं एड्रीनल डायबिटीज। तो ये 2-3 हार्मोन्स और फैक्टर्स होने की वजह से ट्रॉमा, सर्जरी, एक्सीडेंट के पेशेंट में हमें शुगर कंट्रोल करना खासी ट्रिकी या मुश्किल हो जाती होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा बात। एक्सरसाइज, जाहिर सी बात है, आवर बोन्स ग्रो इनसाइड द मसल्स। बोन्स ग्रो करती हैं, मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं, ग्रोथ होती है। स्टारवेशन में क्यों हो रहा है ग्रोथ? देखो, एक बंदा जो बहुत गरीब है, उसका प्रेफरेंस क्या होगा कि मैं एटलीस्ट इतना बना लूं कि मैं सरवाइव कर सकूं। एक बंदा जिसको पहले ही 6 घर हैं उसको क्या जरूरत है और बॉडी बिल्ड करने की या और अपने और अब बड़ा करने की? तो ग्रोथ हमेशा वहां पे होगी जहां पे रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टारवेशन, एक्साइटमेंट, ट्रॉमा, हाइपोग्लाइसीमिया, इन सारी सिचुएशंस में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। अब इसकी बीमारियां बहुत आसान है। क्लिनिकल्स, क्या डेफिशिएंसी से बेटा क्या होता है इसका, बताइए, यू नो इट। सर अगर बिफोर प्यूबर्टी हो तो डिवार्फिज्म और आफ्टर प्यूबर्टी हो तो एक्रोमेगाली। और लीजा उल्टा कर दिया। चलो, बिफोर प्यूबर्टी, बचपन में कम हो जाए, डिक्रीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो हमें क्या होगा? ड्वार्फिज्म होगा। मैं अक्सर ये बात कोट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे से अंडर ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, शायद उनको ये बात मैंने पहले भी बताई हो। हमारा एक सेशन फेलो था, इतना सा लिटरली इतना सा था, 2 फुट का। ना उसकी दाढ़ी थी, ना मूछें थी, ना उसके बाल उड़े, ना उसकी स्किन बड़ों वाली हुई, ना कुछ। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी, क्लासिकल। बट इसमें याद रखना कि ये मेंटली इंटेलेक्चुअल होते हैं, मेंटली ये नॉर्मल होते हैं और इनका बल्कि ज़हीन होते हैं। अलबत्ता ग्रोथ फेलियर है, बच्चे जैसे नजर आते हैं,
थिन स्किन, बच्चों वाली, सारे कौन से फीचर्स होंगे? बेबी फीचर्स होंगे। आप इसको आराम से पकड़ सकते हैं। और ये बात मैं जो मिसाल देने लगा था, वो हमारे साथ उसका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया था, केई में हो गया था, एंड ही वाज रिजेक्टेड ऑन द बेस कि जी तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम्हारा कद बहुत छोटा है, 1.5-2 फुट का था, इतना सा था, ऐसे ही हमारे बाजू जितना था। तो उसने एमबीए किया, एमबीए करके वो आजकल का मुझे नहीं पता, 2 साल पहले तक वो पेप्सी के अंदर मैनेजर लगा हुआ था, उसकी 4-5 लाख रुपए तनख्वाह थी। फिर लम से जाके उसने पोस्ट किया, पता नहीं क्या कुछ किया, काफी पढ़ा लिखा वो। उसकी जो क्लास फेलोज होती थी उसको गोद में उठा के फिरती थी, ना उसकी दाढ़ी थी ना मूछें थी। ठीक है, तो कहने की ये मिसाल देने का मकसद क्या है, याद रखिएगा कि ड्वार्फिज्म में मेंटल कैलिबर डिक्रीज्ड नहीं होता। और एक और किस्म के ड्रॉप्स आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे जो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, बिल्कुल लो आईक्यू वाले होते हैं, बोंगे भोले से, अजीब से। वो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी के ड्रॉप्स हैं, वो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के ड्रॉप्स नहीं है। वो हमें आगे पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, अब जो दूसरी बीमारियां हैं इसकी एक्सेस वाली, उसका क्या नाम है? इसकी एग्जांपल चाइल्डहुड से ही बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जायजेंटिज्म। बहुत बड़े बड़े जो बन जाते हैं। आलम चन्ना आपने देखा होगा, पाकिस्तानी था, सिंध का रहने वाला था, बड़ा मशहूर कैरेक्टर था। या आप लोग जो रेसलिंग्स देखते हैं उसमें वो बिग शो आता है एक। तो ये बड़ा सिंपल है बेटा, आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। और जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली वो होता है जब एडल्ट लाइफ में इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उसके अंदर बोन्स ट्रांसवर्सली बड़ी होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर 2-4 फीचर्स आपको याद होने चाहिए। बॉसिंग ऑफ द फोरहेड, लार्ज हैंड्स एंड फीट, लार्ज हैंड्स एंड फीट। मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया क्या होता है? लार्ज टंग। वेरी गुड, लार्ज टंग। प्रोट्रूडेड मैंडिबल। रेसलिंग का शौक है किसी को? कोई देखता है? हाइपरग्लाइसीमिया जरूर याद रखना इनमें। रेसलिंग का शौक है आप लोगों में से किसी को? सर देखी भी तो सब नहीं है। ग्रेट काली देखा है? हमें ना हो ग्रेट बाप लगा के काली के देखते, काली बाबा लगा के। इंडियन है कोई? यस सर, ग्रेट खाली। वो जी सर एक्रोमेगैलिक देखी है। मैंने। जो बिग शो है ना, वो जायजेंटिज्म का पेशेंट है। लंबे दोनों बहुत हैं। बिग शो जो है ना, उसके फेशियल फीचर्स आप देखें तो उसकी शक्ल पे कोई ऐसी करख्तगी या बड़े बड़ा मुंह, बॉसिंग ऑफ द फोरहेड, अंदर धसी हुई आंखें, प्रोट्रूडेड मैंडिबल नहीं नजर आती। वो जो ग्रेट काली, उसकी आप देखेंगे नोज बड़ी सारी है, जुबान बड़ी सारी है, थोड़ी आगे निकली हुई है, माथा आगे निकला हुआ है, हाथ पांव बड़े बड़े हैं। वो एक्रोमेगैली का पेशेंट है। आप ये सर्च कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा ये मैंने क्या बात की है, क्योंकि मेरे पास उनकी तस्वीरें तो नहीं पड़ी हुई है। आई कैन शो यू। बिग शो ही नाम है ना उसका, दिखा देता हूं आपको, अंदाजा हो जाएगा, आपको याद रहेगी ये चीज। ओह माय गॉड, देखे इसकी शक्ल, ये लंबा जरूर है लेकिन इसकी शक्ल देखें, इसके अंदर कोई बहुत ऐसी चीज नहीं आपको महसूस हो रही, मतलब नॉर्मल सा मुंह है इसका, है ना? नजर आ रहा है ना? अब मैं इसको दूसरा दिखाता हूं यार, जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी शक्ल देखें आप। किधर गया? अभी इसका मुंह दिखाया हुआ था उन्होंने। नाउ लुक एट हिम। इसका मुंह देखें, बड़ी सारी नाक, ये किधर, आंखें किधर धसी हुई हैं। हाँ, प्रोटोटिप जा। This is an acromegalic patient. Now look at him. There is a gross difference. देखा शक्ल में कितना, मतलब एक नॉर्मल बंदा नहीं महसूस हो रहा वो। इसकी शक्ल देखें, मेरी शक्ल देखें। ठीक है, तो मतलब is not looking to be a normal person. खैर, we go back. चल, अब अगला हार्मोन हम उठाते हैं। Now the next hormone. अगला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन।
क्या नाम है? सर 1 मिनट, एक क्वेश्चन था पिछली स्लाइड से। जी जी पूछिए। वैसे आखिर में टाइम रखेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स का, डोंट वरी। मुझे चलें ठीक है, ठीक ऑक्सीटोसिन, है सर, ठीक। ऑक्सीटोसिन क्या था? प्रोटीन था। प्रोड्यूस कहाँ होता था? हाइपोथैलेमस में। न्यूक्लियाई मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसको आपको बहुत ज्यादा दोबारा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके दो फंक्शंस हैं। क्या फंक्शंस हैं? कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज है। What are its two functions? Can any one of you tell me? जी, यूट्राइन कंट्रैक्शन और मिल्क लेट डाउन। यस। मेजर फंक्शन यूट्राइन कंट्रैक्शन है, इसीलिए मैंने पहले लिखा है। मैं हमेशा जिंदगी में जो भी चीज पहले बोलूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरा है लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क लेटिंग डाउन बेसिकली, नॉट प्रोडक्शन। इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन कंट्रैक्शंस के लिए इसका जो पहला क्लिनिकल है, इट इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर। जिन लोगों ने गायनी में हाउस जॉब की है या गायनी में काम किया है या वार्ड्स अटेंड किए हैं, तो उनको पता होगा कि ख्वातीन एक टीका बहुत शौक से मांग रही होती है ड्यूरिंग डिलीवरीज और लेबर रूम में। सिंटो ले आओ, सिंटो, सिंटो सुना है नाम? सिंटो सिनॉन, बेसिकली ये सिंथेटिक एनालॉग है ऑक्सीटोसिन का। तो ये यूज होता है टू इंड्यूस लेबर। हमारे किसी पेशेंट के अंदर लेबर प्रोलॉन्ग हो जाए तो हम उसको इसके टीके लगा देंगे, जिससे लेबर आसान हो जाएगी, बेबी डिलीवरी आसान हो जाएगी, क्योंकि यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा। दूसरा यूज, कभी आप लोगों ने एक सिनेरियो सुना? आई विल नीड एन आंसर एंड प्लीज बी वेरी कंसंट्रेटेड व्हेन आई एम टॉकिंग। मेरी बात को सुना करो और मेरी बात का जवाब दिया करें। आप लोगों ने कभी एक सिनेरियो सुना है कि खातून थी, बहुत सही थी, ठीक ठाक थी, बच्चा पैदा हुआ, ब्लीडिंग ही खत्म नहीं हुई और वो फौत हो गई उससे? कभी सुना है ऐसा सिनेरियो? यस सर। जी सर, पोस्टमार्टम। पोस्टपार्टम हेमरेज। व्हाट इज पोस्टपार्टम हेमरेज? देखें, जो वॉल ऑफ द यूट्रस होती है ना, उससे कोई सिंगल ट्यूब नहीं आ रही होती प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा और यूट्रस की वॉल ऐसे लगे हुए होते हैं और कैपिलरी के लेवल पे एक्सचेंज हो रहा होता है। जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है तो यूट्रस की वॉल ब्लीड करती है छोटी छोटी वेसल्स के थ्रू। अगर वो ब्लीडिंग बढ़ जाए तो हमें ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है, जिसकी वजह से यूट्राइन वॉल कंट्रैक्ट कर जाएगी और वो जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? ऑक्लूड हो जाएंगी, कंस्ट्रक्ट कर देंगे। कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी। और जो तीसरा इसका यूज है, तीसरा इसका क्रिमिनल कह लें या इलीगल कह लें, इलीगल अबॉर्शंस में ये यूज होता है। एक फैमिली है, उनका कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे, तो उससे क्या होगा? अबॉर्शन भी हो सकती है। इट इज एन अबॉर्टिफिकेशन। हमारी सोसाइटी में हमारा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता, इसलिए हमें लीगल कहते हैं। गोरे इसको एक रूटीन अबॉर्शन का नाम देंगे। तो इट इज यूज एज एन अबॉर्टिफिकेशन। और इसका एक और यूज है जो कि जूनोटिक्स में है, एनिमल्स में है। आप लोगों में से जमीनें किसकी हैं या फार्म्स किसके हैं? कभी सर सुना? मिल्क प्रोडक्शन में भैंसों को टीका लगा दिया दूध देने के अलावा, ऑक्सीटोसिन है वो। ओके, चलें अब हम आते हैं वेजोप्रेसिन या एडीएच पे। एडीएच का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज डायूरेसिस? डायूरेसिस इज इंक्रीज्ड यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। इसके दो रिसेप्टर्स हैं, अब वो डिटेल में हम जाते हैं। V2 रिसेप्टर इज लोकेटेड इन द collecting ducts, usually cortical collecting ducts of the nephron of the kidney. यहां पे इसका जो काम है, it increases water reabsorption through specialized water channels which are known as
कौन बताएगा? एक्वापोरिन। वेरी गुड, एक्वापोरिन्स। सिंपल। सो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम ऑब्वियसली एंड इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। लेकिन ये जो चीज याद रखना कि ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ इट कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्यों करेगा? क्योंकि ये सोडियम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा किडनी से, सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। और जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, यूरिन विल बी concentrated and less in volume। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई? जो दूसरे इसका रिसेप्टर है उसका नाम है V1 रिसेप्टर, जो कि अगेन लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर में लिख रहा हूं। ये ब्लड वेसल्स में होता है और ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा के क्या कराएगा? बताइए, ब्लड प्रेशर को क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सो इट इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, इसकी दो डिजीजेस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली है डायबिटीज इंसिपिडस। डज एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज डायबिटीज इंसिपिडस? सर जिसमें इंक्रीज यूरिन इंक्रीज प्रोडक्शन होती है, अमाउंट वाटर लॉस। of urine production which is dilute, क्योंकि सिर्फ वाटर ज्यादा हो जाएगा, इसकी कमी होने से increased amount of urine which is dilute, and इसके अंदर जो दूसरा फीचर होगा decrease volume of blood which is बोलिए समझ आइए बात? जी सर। Due to two mechanisms. Number one, decreased ADH production, and number two, बताइए, decreased receptor sensitivity। कि ADH है लेकिन उसके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। जिसमें डिक्रीज एडीएच प्रोडक्शन होती है उसे कहते हैं न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और जिसमें प्रोडक्शन है लेकिन रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे उसे कहते हैं समझ आइए बात? न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और डाइल्यूट होगा क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा किडनी से, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वाटर कम होने की वजह से कंसंट्रेटेड होगा ब्लड। ठीक है, समझ आ गई बात? नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? यस सर। हाउ कैन यू ट्रीट इट? हाँ जी, इसकी जो ट्रीटमेंट है इट इज डेस्मोप्रेसिन देते हो। desmopressin which is a synthetic analog of vasopressin या ADH। इसकी ट्रीटमेंट कैसे है ये मुझे कौन बताएगा? Now a good student is required here। इधर ही समझा दूं या डायूरेटिक्स में पढ़ाऊं? इधर ही बता देता हूं। देखें ब्लड क्या है, इधर गौर करें, यहां पे देखें ये क्या है? डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज, बोलिए जहां पे कर्सर पड़ा है, कंसंट्रेटेड। इसके अंदर बंदा डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड से मरने के चांसेस या डैमेज के चांसेस कम होते हैं, अलबत्ता हाइपरनेट्रीमिया से ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो हम एक्स्ट्रा सोडियम इन द ब्लड को लूज करवा देते हैं थ्रू द
kidneys by giving a thiazide diuretic, और thiazide diuretics are a weak diuretics, तो ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम लॉस नहीं करते, अलबत्ता सोडियम निकल जाता है, जिसकी वजह से वो हाइपरनेट्रीमिया वाला जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है, और बंदे का जाहिर है ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो थर्स्ट सेंटर्स ट्रिगर होंगे, तो पानी पी के अपना वॉल्यूम पूरा कर सकता है। समझ आ गई बात की? यहां तक किसको नहीं समझ आई। ओके, कीप दिस क्वेश्चन फॉर द एंड, ये मैं दोबारा समझाऊंगा। अभी मैं दूसरी बीमारी पर करा देता हूँ, दूसरी बीमारी मुझे कराने दें। एक तो बीमारी हो गई डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरी बीमारी है, कलर बदल लेते हैं, इट इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या मतलब है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH क्या होता है कि इसके अंदर इंक्रीज्ड होता है ADH, एग्जैक्टली ऑपोजिट डिजीज हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या होगा? डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, और वो कैसा होगा? विच इज कंसेंट्रेटेड, शाबाश। और ब्लड को क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, विच इज डाइल्यूट, क्योंकि ADH ज्यादा है और वो किडनी से बहुत सारे वाटर को रिअब्सॉर्ब करके ब्लड में डाली जा रहा है, तो यूरिन प्रोडक्शन कम हो गई। इसको हम ट्रीट करते हैं बाय अ ड्रग जिसका नाम है कॉनिवेप्टेन, वन बेस्ट ऑप्शन कॉनिवेप्टेन। दूसरे नंबर पे टॉलवेप्टेन, तीसरे नंबर पे कौन बताएगा? किसी को याद है? फार्मा, डिमेक्लोसाइक्लिन। डेमेक्लोसाइड। कॉनिवेप्टेन और टॉलवेप्टेन एंटागनिस्ट हैं इस रिसेप्टर के। ये क्या हैं? दे आर एंटागनिस्ट्स टू दीस रिसेप्टर्स, मोर एट V2, और ये भी एंटागनिस्ट है, लेकिन कैटजन के मुताबिक ये भी एंटागनिस्ट है, लेकिन मोर स्पेसिफिक एट V1। तो वन बेस्ट ऑप्शन फिर कौन सी होनी चाहिए बताइए? ऊपर वाला। और ये क्या है? इट इज एंटीबायोटिक, इट इज एन एंटीबायोटिक ऑफ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स, जो आप पढ़ते हैं, जिससे टीथ डिस्कलरेशन होती है, बोन एब्नॉर्मेलिटीज होती है प्रेगनेंसी में। इट इज एन एंटीबायोटिक ऑफ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप हैविंग एन अननोन मैकेनिज्म। लेकिन जब हम मरीज को ये देते हैं तो उससे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब भी कोई बीमारी नहीं आती है ना, तो बहुत सारी दवाइयां ट्राई होती हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा आइवरमेक्टिन दी गई, वो क्लोरोक्विन दी गई, इवन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई, तो उसके बाद पता चला कि इसका इफेक्ट आ गया, किसी का इफेक्ट आया, किसी का नहीं आया। तो ये भी एक तजर्बाती तौर पे दी गई थी, लेकिन इससे इफेक्ट आ गया था, मैकेनिज्म अननोन है। वन बेस्ट ऑप्शन इज कॉनिवेप्टेन। ठीक है, नाउ यहां तक आज के टॉपिक्स हो जाते हैं खत्म। अब यहाँ पे किसका क्या सवाल है, किसको कोई चीज समझने आई मुझसे पूछें, मैं सारा कुछ दोबारा बताऊं। जवेरिया ने एक सवाल पूछा कि आपको डायबिटीज इंसिपिडस समझ नहीं आई। ओके, जस्ट अ सेकंड, देखो अब मेरी बात सुनो। हम बॉडी को डिवाइड कर देते हैं तीन तरीकों से। एक है ब्लड, ऊपर है ब्लड, इसके नीचे क्या आ गई? किडनी, और यहां पे क्या आ गया? यूरिन। इसका क्या काम है? इसका क्या काम है बताएं? ADH का किडनी में से वाटर को ले जाना कहां पे? ब्लड में। ब्लड में। ऐसे है? Am I right? यस सर। अब पहला सिनेरियो देखें, पहला सिनेरियो देखें जिसमें ये डिक्रीज्ड है, डिक्रीज प्रोडक्शन है, ये रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे, तो यूरिन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यहां हम कह देते हैं कि जो ब्लैक कलर में हमने डिजीजेस बनाई हैं उसके अंदर एरो ऐसे चलेगा, और जो ब्लू कलर में डिजीज बनाई है उसमें एरो कैसे जाएगा? अब देखें, जो ब्लैक कलर में डिजीज है
डायबिटीज इंसिपिडस, उसमें या तो एडीएच है नहीं, और अगर है तो उसके रिसेप्टर्स नहीं है। तो दोनों सूरतों में एडीएच काम नहीं कर रहा। एडीएच जब काम नहीं कर रहा तो ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। और जब ब्लड Yes, वॉल्यूम sir. नहीं बढ़ेगा तो वाटर ब्लड में नहीं आएगा, तो ब्लड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ब्लड जो कंसंट्रेटेड होगा उसे हाइपरनेट्रीमिक ब्लड कहेंगे। हाइपरनेट्रीमिया है, Yes, sir. हाइपोवोलीमिया है। वॉल्यूम कम है लेकिन सोडियम ज्यादा है, इसलिए हमने थायराइड डायूरेटिक दे दिया जिसने सोडियम निकाल दिया, पेशेंट ट्रीट हो गया। समझ आई बात? एंड द ब्लू वन इज ऑपोजिट। जी, और कोई सवाल? जो नए लोग हैं प्लीज वो यहीं रहिएगा। ये जितने भी स्लाइड्स हैं मैं एक दफा दोबारा लेके जाता हूं, इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये आपके नोट्स भी हैं, इनको आप चाहें तो आप अच्छे से लिख लें, नहीं चाहें तो आप इन तस्वीरों को देख लें, आपको सारा कुछ तैयार हो जाएगा। एंड इंशाल्लाह ये जो टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं इनमें से इन चीजों के अलावा सवाल नहीं आता। सर ग्रोथ हार्मोन वाली स्लाइड खोलिएगा। ग्रोथ हार्मोन वाली जी, ओके। ग्रोथ हार्मोन वाली किधर गई? ये रही, हाँ ये ले। सर मैंने इसमें ये पूछना था कि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनका फंक्शन ग्रोथ हार्मोन की तरह ही है, यानी कि इन ज्यादा अदर वर्ड्स हम पोषण। ये कह सकते हैं कि आईजीएफ इज ग्रोथ हार्मोन, जैसे यस, या जो नहीं देखो, आईजीएफ इज नॉट एग्जैक्टली द ग्रोथ हार्मोन। मैंने जो लिखा है ये देखो क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन हैज अ शॉर्ट हाफ लाइफ, so it goes to the liver, stimulates the production of these, जिसमें से stomatomatin is insulin like growth factor, और ये it works as the most potent growth mediator। मैंने growth hormone का नाम नहीं लिया, मैंने कहा growth फिर एक्चुअली ये करवाता है। जैसे मैं एक हेड हूं घर का और मैं बूढ़ा हो गया और मेरे से काम नहीं हो रहा, तो मैंने अपने बच्चे को अपने काम के लिए ट्रेन कर दिया। काम वो मेरे नाम पे कर रहा है लेकिन कर वो रहा है, नाम मेरा चल रहा हाँ है। सर मैं पूछना ये चाह रही थी, हाँ, काम वो उसके नाम पे कर रहा है लेकिन उसके नाम काम पे, सारे करेगा ना, हाँ यस, खुद भी प्रोटीन करेगा, पे भी, फैट्स पे भी, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स पे भी। सारे फंक्शन सेम होंगे। उसका भी रोल है लेकिन उसकी हाफ लाइफ थोड़ी है, इसलिए वो इसके थ्रू करवा देता है, जो कि हर वक्त रहता है ब्लड में। ठीक है सर। ठीक हो गया। सर स्लाइड्स लगा दें पिछली तो स्क्रीनशॉट लेना। लो बेटे लो। मजा आया कुछ पढ़ के? दिमाग रोशन हुआ? ये वो चीजें जी जिनको सर। छोड़ देते हैं हम, शुगल है भाई, टेंशन ही कोई नहीं। ले जी, ले लिए स्क्रीनशॉट्स भजिया? जी सर। चले, अब जो पुराने लोग हैं और जिनको समझ आ गई वो बेशक लीव कर दें, जो नए लोग हैं प्लीज रिमेन हियर, आई वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैं आप लोगों से इधर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। ओके, मारिया नहीं आई आज। सना जी, सना ओके, बाय मिस्टेक आई गेस। डॉक्टर अमर, ओके आई विल स्टॉप।